दोस्तों मैं आप लोगों को दो वीडियो दिखाऊंगा। दोनों में स्टूडेंट और टीचर के बीच का एक कनेक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पहली वीडियो है इसमें जो सर कट किया जाता है और उसमें से जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो निकाले जा रहे हैं। ये नॉर्मली टीचर्स काम करते हैं कि जो भी बच्चे के माइंड में डिस्ट्रैक्शन है, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वो इधर उधर अपने दिमाग को लगा रहा है, सही जगह फोकस नहीं कर पा रहा है, तो वो सारे काम जो हैं टीचर्स करते हैं कि सारे डिस्ट्रैक्शन दिमाग में से निकालो और फिर क्या क्या ज़रूरी है, जैसे किताबें डाल दी दिमाग में, गोल्स डाल दिए, अपनी फैमिली के साथ में किस तरीके से टाइम बिताना है, अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर टीचर्स जो है नॉर्मली सिखाते हुए नजर आते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, आप लोगों ने शेयर करी। तो ये रियलिटी में इस तरह का काम जो है एक टीचर जो है बाकी काफ़ी बखूबी कर सकता है और करता भी है टीचर ये। पर लेकिन इसी के साथ में टीचर की भी एक लाइफ होती है और वो आप लोगों को दिखेगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए टीचर फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट हो रहा है, ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पर लेकिन क्लास में एंट्री करने से पहले देखना अपना माहौल बनाएगा, थोड़ा सा हंसेगा, मुस्कुराएगा और फिर क्लास में एंट्री करेगा। ये होता है अक्सर हर एक टीचर के साथ में जब वो पढ़ाने जाता है फिर पढ़ाने बैठता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं और कोस्टल एरिया से आते हैं तो ये आर्टिकल आगे मैं डिस्कस करूंगा, इस आर्टिकल को बिल्कुल मत छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जब डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा। एक वार्निंग इशू की गई है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में, खतरनाक लेवल का है, देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना ज्यादा जरूरी है सबको इसके बारे में पता चलना। आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा जोश के साथ में। सबसे पहले तो मैं नतमस्तक होकर अपने सभी गुरु को प्रणाम करूंगा जिनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पर बैठा हूं कि मैं अपनी लाइफ में एक छोटा सा योगदान अपनी इस प्यारी सी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। और सारे उन बच्चों को दिल से धन्यवाद, तहे दिल से, उन्हें कहती दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो कि रात 12 बजे से ही मैसेज करने लग जाते हैं। देखो यार, एक तो मुझे पता है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था 24 अप्रैल को, वो तो चलो समझ में आता है कि हाँ यार जन्मदिन है, सब यहाँ पर मैसेज करते हैं उस दिन। पर लेकिन 5 जो सितंबर है ना, ये भी ऐसा ही फील होने लगा है जैसे कि एक बर्थडे के तौर पर यार, क्योंकि इतने सारे बच्चे आज के डेट में जुड़ चुके हैं। 1 मिलियन का परिवार है यहाँ पर। आप लोग फेसबुक पर बात कर लो, वहाँ पर भी आप लोगों को लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। इंस्टाग्राम पर बात कर लो, ट्विटर पर बात करो, टेलीग्राम पर भी लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो परिवार है एसएलवी परिवार, ये कहीं ना कहीं पूरा इस पर्टिकुलर डे को भी ऐसे ट्रीट करा देता है जैसे कि ये भी एक जन्मदिन के तरीके से, क्योंकि रात को 12 बजे से एसएमएस आ रखे हैं। मैंने अभी देखा सुबह, उसमें कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो मैंने देखा खोल के उसको, तो बहुत सारे मैसेज पड़े हुए थे वहाँ पर। ठीक है, नोटिफिकेशन हालांकि सारी जो ट्यून वगैरह रहती है सारी बंद रहती है मेरी, पर जैसे ही मैंने चीज़ों को देखा तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैसे बच्चों ने मैसेज भेज रखे हैं, कई सारों ने कई सारी कलाकारी कर रखी है, चित्रकारी कर रखी है। तो यार दिल से धन्यवाद इसके लिए। पर लेकिन मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करना चाहूँगा। सबसे पहले आज का दिन जो रहता है वो आप लोगों को सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बेसिकली यहाँ पर ये दिन जो है वो डेडिकेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो गुरु होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। हमारा या फिर किसी भी दूसरे टीचर का नाम जो है वो बेसिकली उसके बाद में आता है। सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो होते हैं माँ बाप, जो कि आप लोगों को अपने गुरु तक भेजने का काम करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर नंबर आता है गुरु का, और फिर यहाँ पर नंबर आता है भगवान का। नॉर्मली भगवान को तीसरे नंबर पर रखा जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है सोसाइटी के अंदर में, आप लोग देखते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी जगह अगर आज के डेट में बैठा हो वो एक गुरु के हाथों के नीचे से निकल कर जाएगा। ये बात आप लोग बोल सकते हो। और सोचो कोई इंसान अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे, वो इंसान बोले कि मेरा जो जन्मदिन है वो एक टीचर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए, लोग मुझे एज ए टीचर के तौर पर याद करें, तो यार टीचिंग प्रोफेशन में कुछ तो ऐसा होगा ना कि एक तरीके से ये ओनली एक ऐसा लोता प्रोफेशन है जो कि हर एक प्रोफेशन को बनाता है। चाहे आप लोग किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, आज के डेट में एक टीचर से कभी ना कभी जिंदगी में आप लोग का जरूर पाला पड़ा होगा। वो अलग बात है कि वो टीचर कैसा होगा, ये एक अलग बात है, पर लेकिन ये बात आप लोगों ने हमेशा फील की होगी। भारत रत्न, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको भारत रत्न मिला है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे भारत रत्न की तरीके से याद करो, मुझे राष्ट्रपति की तरीके से याद करो, मुझे उपराष्ट्रपति की तरीके से याद करो, दुनिया भर के अवार्ड मिले हुए हैं, मुझे किसी ऐसे अवार्ड की वजह से याद करो। उन्होंने बस ये बोला कि बस मुझे जो है एक टीचर की तरीके से याद करो। तो यार रियलिटी में मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कई बार तो कि इस प्रोफेशन में आने का मुझे मौका मिला जिंदगी में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है यार जो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकती है किस्मत वालों को मिलती है, और अगर दिल से ये काम किया जाए तो इससे अच्छी कोई धरती पर चीज़ नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो 5 सितंबर को यहाँ पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये 2023 है। 5 सितंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे देश के जो सेकंड जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट और इसी के साथ में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
तो सत सत नमन है एक ऐसे इंसान को जिनकी वजह से ये डे हमारे सामने निकल कर आया। और ये कोटेशन आप लोग अगर एजुकेशन के बारे में कुछ भी आए लिखने के लिए तो ये हमेशा याद रखना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन चेंज। इसको आराम से यूज कर कर आप लोग यू कैन चेंज, यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसको यूज कर कर आप लोग, ये पावरफुल वेपन है, यू कैन चेंज, यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को चेंज करने का सबसे आसान अगर कोई तरीका है तो वो है कलम, वो है किताब, वो है ये चीजें जो कि आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहां पर एक बात आप लोगों में बोलना चाहूंगा, बड़ी ही छोटी सी पर लेकिन बड़ी ही प्यारी सी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, इसको आप लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं। एक बच्चा, एक टीचर, एक बुक और एक पेन इस दुनिया को चेंज कर सकता है। ये समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। अगर कोई बच्चा आगे चलकर, वही बच्चा टीचर बनेगा, वही बच्चा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, वही आईएएस ऑफिसर बनेगा, वही प्रेसिडेंट बनेगा, वही वाइस प्रेसिडेंट, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वही इस दुनिया को चलाएगा। तो अगर बच्चे को सही तरीके से एजुकेट किया जाए तो इस समाज को हम लोग बहुत शानदार तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोटेशन आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा बोली गई थी। इसको भी आप लोग आगे इस्तेमाल कर सकते हैं काफी अच्छे से, ठीक है। तो फिर से धन्यवाद यार, सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो ये एक तरीके से मेरी तरफ से बस ये दिल से आप लोगों के लिए बधाई, एक तरीके से शुभकामनाएं कि आगे चलकर आप लोग जो भी अपनी जिंदगी में मुकाम अचीव करना चाहते हैं वो मुकाम बस आप लोगों को मिल जाए। मेरी दिल की गहराइयों से बस यही तमन्ना है, मेरी यही तमन्ना है कि जहां जहां आप लोग जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में बस वहां पहुंच जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए यार। अब आप लोगों के पास में टोटल 41 मंथ की मंथली वीडियो हो चुकी है, यानी कि अगर आप लोग बात करें 3 साल से भी ज़्यादा मंथली वीडियो आप लोगों के पास में। इनमें 4 महीने की पीडीएफ बची हुई है, वो आज शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो उनको आप लोग या तो टेलीग्राम से, जो कि स्टडी लवर वीर के नाम से है, उसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग इसको एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर लेना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर, वो है यहाँ पर ये कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग में गाना गया है बच्चे, वो गाना मैंने नहीं गाया, ठीक है, वो मुझे भेजा गया था, मैंने बस बताया आप लोगों को। एक बच्चा कह रहा है सर गाना सुन के मजा आ गया तो वो गाना यार मैंने नहीं गाया, वो बेसिकली आप लोगों ने बोला है, जो जिस तरीके से बच्चे ने मुझे सेंड किया बस मैंने वही सुना है, ठीक है। मतलब ये अल्टीमेट था, मुझे सुनकर बहुत देर तक हंसी आई तो वीडियो पूरी देखना और बताना कैसा लगा, कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो सजेशन जरूर देना, ठीक है। बाकी जो आप लोगों का सरप्राइज था, मैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। सारी चीजें जिस तरीके से बेस्ट वे में आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया जाए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा बस, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, कुछ कुछ चीजें तो आप लोगों को कल या परसों में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और बाकी की जो रिमेनिंग जो भी यहाँ पर बेसिकली बातें हैं सारी, वो मंडे को फाइनल आप लोगों की सारी हो जाएंगी। यानी कि ये सरप्राइज 2-3 दिन तक चलने वाला है आप लोगों का, आराम आराम से, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी सिस्टम चेंज होने वाला है। कई सारे सिस्टम यूट्यूब के ऊपर चेंज होगा, कई सारे सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर चेंज होने वाले हैं, उसमें कई सारी चीज जो है वो न्यू ऐड की जा रही है, जिससे कि अच्छे से आप लोग उस चीज का फायदा उठा सको, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि चाहे यूट्यूब हो चाहे एप्लीकेशन हो, जहां पर भी जो भी बच्चा जुड़ा हो उसको वो बेस्ट चीज देखने को मिले, और बेस्ट चीज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी अगर सीरियस तरीके से आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिंदगी में एक बार चाहते हैं कि ढंग से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लिया जाए, तो आप लोगों के लिए पूरी क्लासेस अवेलेबल है, वो जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। कोई बैच नहीं है, यहाँ पर क्लास है जो कि प्रॉपर चली है वहाँ पर और चल रही है यहाँ पर, और कोर्स सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट किया जाएगा, और इसमें और भी आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट होते हुए आप लोग को नजर आने वाले हैं, क्योंकि मैं टीचर से रेगुलर डिस्कस करते रहता हूँ, जहाँ जहाँ भी जो दिक्कत है बताइए, ताकि उसको अपडेट किया जा सके। सीसेट के लिए कोर्स है, सीडीएस के लिए जो बच्चे एग्जाम देख रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, कई सारे बच्चों के मेल आए, पर लेकिन अब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये कोर्स ऐसा था जो कि एक फुल 9 महीने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर भी कुछ अपग्रेडेशन आएगा आप लोग का, जो सीडीएस को लेकर तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी कई सारे चेंजेस आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या क्या किए जा रहे हैं, ताकि अच्छे से आप लोग हर चीज का इस्तेमाल कर सकें। बस बेसिक पर्पज ही है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी पेशेंस रखिए, बेस्ट करेंगे जो भी करेंगे। ये न्यूज़ एक डरावनी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि सी फूड खाते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी अधपका हुआ मांस जैसे मछली वगैरह ये सब इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूज़ एक तरीके से बहुत ही खौफ पैदा करने वाली है, खासकर किसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे कोस्टल जो राज्य हैं उनके लिए। हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर 9 कोस्टल राज्य हैं। एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, 5वां केरला, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर सी फूड जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर कंज्यूम किया जाता है। तो उसके लिए ये एक डरावने वाली न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि एक
बैक्टीरिया भी देखने को मिला जो कि है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि मांस खाने वाला बैक्टीरिया। और मांस तो बोला है यहाँ पर, ये भाई साहब मांस के साथ साथ में ये स्किन, मसल, फैट, ब्लड वेसल सबको चट कर जाता है ये बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया पता है कहां से निकल कर आता है? मान लीजिए शरीर के अंदर में कोई घाव है, जहां पर आप लोगों को देखने को मिले कोई कटा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को मान लीजिए कोई कहीं कट गया कोई इस तरीके से, यहाँ पर किसी भी तरीके से, तो उसकी टच में अगर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आ गया जो कि जैसे कि मान लीजिए हाँ आप लोग जो है मछली खा रहे हैं, ठीक है, जो भी नॉनवेज जो एक तरीके से खाते हैं, और यहाँ पर वो मछली में से कुछ रस वस टपका और वो यहाँ पर इस घाव पर गिर गया, ठीक है, मतलब एक तरीके से रस क्या बेसिकली तेल होता होगा ना मछली के अंदर, रस बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जो ऑयल, फिश ऑयल वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, या फिर किसी भी तरीके से उसको जिसको पानी में धुला उसको लाकर वो पानी टच कर गया, जैसे धुल वुल के उसको अगर कोई बनाता होगा तो यहाँ पर वो पानी वगैरह टच कर गया, कुछ भी ऐसी चीज अगर टच कर गई उस मांस की, या फिर वो अध पका मांस था वो टच कर गया, तो ये इतना खतरनाक है, ये इंसान को लेकर डूबेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वार्निंग तक इशू कर दी गई है। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर वार्निंग इशू करने का मतलब क्या होता है कि ये खतरनाक लेवल की चीज है। तो यहाँ पर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है कि इसको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, वरना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये दुनिया भर के न्यूज़पेपर में कवर किया गया, ये हमारी बात नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने यहाँ पर ये इशू देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर उसने साफ साफ बोला है कि इससे बचकर रहना, वरना भाई साहब आप लोगों को ये लपेट देगा। ऐसा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब क्या है यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पर समझ पाए कि पूरी सिचुएशन क्या है। यहाँ पर पूरी सिचुएशन यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, जैसे कई सारे लोग जो हैं जैसे मांस वगैरह खाते हैं, और खासकर ये बात की जा रही है सी फूड के बारे में ली, पर सी फूड को ध्यान में ओनली न रखें, ये किसी भी आप लोग जो बेसिकली नॉनवेज खाते हैं वो सभी चीज का ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली एक तो उसको फुल पकाकर खाना है, क्योंकि अध पका जो मांस होता है, और खासकर अगर आप लोग कभी भी किसी जैसे 4 स्टार या फिर 5 स्टार होटल में अगर आप लोग गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर बाकायदा सर्व किया जाता है अध पका हुआ मांस। ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है, वहां पर प्लेट में रखा रहता है, मतलब एक तरीके से एक ये अलग लेवल की चीज देखने को मिलती है कई जगह। इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, फिर जो भी माना जाता है। कई सारी ऑमलेट होती है, उसको ऑमलेट को पकाकर खाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा उसको पकाएंगे, उसको आधा आधा सा पका हुआ छोड़ देंगे। तो ये ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये आप लोगों ने अगर गए होंगे, आप लोगों ने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, ये सारी चीजें इस तरीके नॉर्मली कई जगह जब खाना वाना दिखा दिया जाता है तो इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से जो अध पका मांस होता है, ऐसी कोई चीज होती है, तो उसमें से अगर अनकुक्ड सी फूड है, उसका कोई जूस या फिर उसमें से कोई सोल्टी वाटर जो है, या फिर किसी भी तरीके से हल्का सा भी अगर पानी आप लोग की किसी भी ऐसे घाव पर पड़ गया, तो उसमें से जो बैक्टीरिया है वो आप लोग की ब्लड स्ट्रीम के अंदर में एंटर कर जाएगा। और ब्लड स्ट्रीम में जैसे एंटर करा तो आप लोग की बॉडी जहां पर वो सारी चीजें हैं वो एक तरीके से उसमें जलन फील होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ में दस्त लग जाएंगे। दस्त भी ऐसे बोला गया, वर्ड जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है यहाँ पर वोटरी डायरिया, यानी कि एक तरीके से दस्त लगेंगे, बिल्कुल पानी पानी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं शरीर हो जाएगा। पेट के अंदर में बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ऐठन नजर आएगी, क्रैम्प्स आप लोगों को फील होंगे, उल्टी लगेगी, बुखार आ जाएगा। ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। बुखार के साथ में जो आप लोगों को यहाँ पर ठंड तक लगनी जरूरी हो जाए, ठंड तक लगने लगेगी, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो इसी के साथ में त्वचा जो है उसमें फफूंदी होती है ना, बेसिकली देखिए यहाँ पर ये इस तरीके के फफोले आप लोग के होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितनी बुरी कंडीशन है, यहाँ पर जलन होगी, बहुत ही मचलन सी होगी, बहुत ही बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी अगर ये बैक्टीरिया किसी भी तरीके से शरीर के अंदर में या घाव पर यहाँ पर टच करता है। सबसे शानदार इलाज क्या है, तो इलाज तो ये बताया गया कि इसके टच में ना आओ, बस ये बना के रखना। अगर कांटेक्ट में आ गया तो अभी इसका कोई इलाज देखने को आप लोगों को नहीं मिल रहा है। कोई भी इस तरह का अध कचरा मांस जो है वो खाने की जरूरत नहीं है। समुद्र का कोई भी भोजन जो है उससे डिस्टेंस बनाकर रखें तो चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ये कई बार पहले बताया जा चुका है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर वायरस है, जिसको यहाँ पर विब्रियो, बेसिकली पर्टिकुलर बीमारी जो बोली गई है विब्रियो वल्निक्स का नाम इसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये कोई डायरेक्ट आप लोगों से पूछे तो खतरनाक लेवल की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो एक ड्यूरेशन बताया गया है 1 से लेकर 7 दिन तक आप लोगों को नॉर्मली जो है, और इसके बाद में फिर ये अपना कारनामा ऐसा दिखाएगा कि इंसान जो है इसके चंगुल से यहाँ पर बच नहीं पाएगा। हमारे देश के अंदर में से आज की डेट में सी फूड के बारे में बात करें, काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता है
पर लेकिन आज की डेट में जैसे समुद्र को हम लोग आज की डेट में पोल्यूट करते हुए जा रहे हैं, तो ये ऐसी ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है जो कि आने वाले टाइम पे और घातक रूप ले सकती है। समुद्र के अंदर में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले टाइम में। इसलिए आप लोगों को याद होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद यहां पर बात की कि एक तरीके से दुनिया को साथ में लेकर चलना है। अगर कोई भी बीमारी आज के डेट में आएगी वो जूनोटिक बीमारी भी हो सकती है, जो कि बीमारी कैसी होती है, जो जानवरों से इंसान में यानी कि एनिमल से जो है ह्यूमन में आप लोगों को आती हुई नजर आती है, उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसलिए वन वर्ल्ड और वन हेल्थ के बारे में बात की जाती है, यानी कि इन्वायरमेंट, इंसान और जीव जंतु सबको साथ में लेकर चलना है अगर आने वाले टाइम में अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में सोचो आप लोग, यहां पर जिस जानवर से हम लोग दूध पीते हैं उस जानवर को बीमारी हो गई तो सब इंसानों को इमीडिएटली बीमारी हो जाएगी, क्योंकि दूध हर एक घर में पिया जाता है। दूध नहीं पीते हो तो वहां पर चाय पीता होगा इंसान, चाय नहीं पीता होगा तो दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट खाता होगा, आइसक्रीम या फिर कोई दही वगैरह। तो सोचो अगर जानवरों को साथ में हेल्थी हम लोग नहीं रख पाएंगे तो ये आने वाले टाइम में एक तरीके से ऐसी ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि बहुत सारी जनता को इमीडिएटली लपेट कर ले जाए ऐसी बीमारी। जैसे कोरोना आया भी रिसेंटली, आप लोगों ने किसने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ होगा? पूरी दुनिया को लपेट कर ले गया भाई साहब, कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान गई यहाँ पर। जिसका इम्यून सिस्टम था वो तो स्टार्टिंग में ही निपट गए सारे के सारे। हर घर में से किसी न किसी यार दोस्त रिश्तेदार का कोई ना कोई जरूर उस बीमारी में गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वार्निंग है और आने वाले टाइम में ये और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलने वाली है अगर यहाँ चीजें हम लोगों ने थोड़ी सी संभाल कर नहीं चली तो ये पूरा एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा क्योंकि चीज ही ऐसी है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो कोई भी डाउट हो तो बताना और बाकी सेहत का ध्यान रखना और दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, खासकर जो नॉन वेजिटेरियन है और यहाँ पर ये नॉन वेज खाता है वगैरह, ठीक है ना। तो ये एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग समझ सकते हैं। कल के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, जो कि जो टीम मेंबर थे यहाँ पर आप लोगों को जो भी यहाँ पर जाकर इसमें एडमिशन लेते हैं और उनको अप्रूवल देते थे, उनकी मम्मी जो है वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, इसलिए वो यहाँ पर अप्रूवल नहीं दे पाए। बहुत सारे बच्चों के जो है अप्रूवल जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज आप लोग टाइम बेसिकली वेट कर लीजिए। अगर आज जो है बेसिकली 12-1 बजे तक अप्रूवल नहीं मिलता है तो किसी दूसरे टीम मेंबर को वहां पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो अप्रूवल देने वाले हैं उनके पास में ही वो सिस्टम है, पूरा मोबाइल था। तो मैंने बोला है कि दूसरे टीम मेंबर से कनेक्ट कर उनको अप्रूवल देने के लिए लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेंबर जो हैं वो मेल कर रहे थे कि सर अब तक अप्रूवल नहीं मिला, आपने बोला था 24 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। देखो यार, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब कई सारे बच्चे रहते हैं तो यहाँ पर उनको फिर चेक करके आराम से उनको सबको अप्रूवल दिया जाता है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है, तो हल्का सा आप लोग इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्टली आप लोग जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, वहां से जाकर आप लोग डायरेक्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा एक वेट करना पड़ेगा हल्का सा। यहाँ पर पेमेंट करना आसान है, वहां पर ज्वाइन करना थोड़ा सा आसान है, तो दोनों का थोड़ा सिस्टम है, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन रहता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। पर दोनों ही तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाओगे दोनों तरीके से, तो थोड़ा सा बस वेट कर लेना ये इसके लिए, क्योंकि हर एक इंसान के साथ में यार कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो ये कल प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे लेट शेयर किया, हालांकि अगर पहले बता देते तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए जुगाड़ कर देता। तो उन्होंने मुझे लेट बताया, थोड़ा सा बोले थे कि सर लग नहीं रहा था कि ज़्यादा रुकना पड़ेगा वहाँ पर लेकिन पापा जो है उनको टाइम नहीं मिला तो इसकी वजह से उनको रुकना पड़ गया वहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कई सारे बच्चे मेल रेगुलर कर रहे हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में बहुत मजा आने वाला है, पर स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, देखता हूं कौन सही गैस कर पाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिंगापुर एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, खासकर अगर हम लोग बात करें एशियन रीजन के अंदर में। इसमें 4th लैंग्वेज जो कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है वो कौन सी है, यानी कि सिंगापुर के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर में 4th ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश की लैंग्वेज है। तो देखता हूँ कौन बता पाता है। यह है तमिल, हिंदी, बंगाली या तेलुगु। सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन सही से गैस कर पाता है। बाकी मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तो फिर उसके ड्यूरेशन में आप लोग को आंसर मिल जाएगा, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए। क्यों है ये न्यूज इंपॉर्टेंट? ये न्यूज आप लोगों के लिए पर्सन इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंडियन ओरिजिन की एक पर्सनैलिटी, जिनका नाम भी अभी आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा सारी बातें उनके बारे में। अभी 9th प्रेसिडेंट बन गए हैं सिंगापुर के। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, आप लोगों को पूछा था कि बताइए कौन है ये। तो मुझे आर्टिकल तो ये कल डिस्कस करना था, पर लेकिन आज डिस्कस करेंगे तसल्ली के साथ में। ये इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं पर्टिकुलर सिलेबस के पार्ट में, जो कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये काफी ध्यान से रखिएगा आप लोग। यहाँ पर सिंगापुर के अंदर में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए और नॉर्मली कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते कि हाँ यार 51% से जीत गई, 52 से जीत गई, 50-55 से जीत गई,
ये जीते हैं पूरे 70% बेसिकली इनके पास में वोटिंग देखने को मिली आप लोग ये, यानी कि ह्यूज वोटिंग के साथ में ये जीत कर आए हैं। इंडियन ओरिजिन की पर्सनैलिटी है, नाम इनका याद रखिएगा, थर्मन सनमुगतरम, ठीक है। तो यानी कि देखने में भी आप लोगों को लगता है साउथ इंडिया से निकल कर आते हैं यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलर अभी यहाँ पर क्या बने हैं, ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है सिंगापुर के अंदर में। सिंगापुर की लोकेशन देखिए एक बार, सिंगापुर की लोकेशन एग्जैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, तो खासकर अगर आप लोग यहाँ पर लोकेशन देखेंगे, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ से जब भी कुछ होते हुए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंडमान जो निकोबार वाला हमारा रीजन है उसके साथ में कनेक्टिविटी बनाने का भी काम काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है। और ये स्टेट जो कि कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा मलक्का स्टेट के बारे में। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों से बनती है। यहां से होते हुए आप लोग अंडमान निकोबार आसानी से पहुंच सकते हैं। इसमें से होते हुए आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर आ सकते हैं। नीचे देख सकते हैं नॉर्मली अगर यहां से आप लोग देखा जाए साउथ चाइना सी में जाने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है, जिसपे चाइना अपना वर्चस्व बताता है। अब जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया होगा, जैसे मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लोगों ने लगा लिया होगा तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि ना तो हिंदी होगी और ना ही बंगाली होगी। क्यों? क्योंकि जो पर्सन का नाम है वो साउथ इंडिया से निकल कर आता है। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सिंगापुर की लोकेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा नीचे आप लोग जाओगे तो जावा सी देखने को मिलता है, ठीक है। जो लैंग्वेज सीखते हैं ना जावा, उसी के नाम से आप लोग याद रख लेना। और यहाँ पर इंडिया के साथ में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी बेसिक बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और सिंगापुर के बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा हिस्ट्री उठाकर, सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर एग्रीकल्चर के नाम पर चीजें बिल्कुल जीरो है। वहां पर स्टार्टिंग में कोई ज्यादा इंडस्ट्री भी नहीं हुआ करती थी, वहां पर कुछ भी सिस्टमेटिक वे में चीजें नहीं चला करती थी, बहुत ही गंदगी वहां पर रहा करती थी। पर सिंगापुर के जो लीडर हैं उन्होंने देश को इस तरीके से डेवलप कर दिया कि आज की डेट में वो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप कंट्री के अंदर में आप लोग उसको काउंट करते हो। इतना शानदार ढांचा उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया, और इसमें काफी बड़ा रोल कहते हैं प्ले किया गया एयर कंडीशनर के द्वारा। किसके द्वारा? एसी के द्वारा। क्योंकि कैसी बातें कर रहे हो सर एसी ने ऐसा क्या रोल प्ले कर दिया? देखिए एसी एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग काम करने बैठते हैं और आप लोग जैसे लाइब्रेरी में जाकर बैठते हैं, बात आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग अपने रूम पर बैठकर पढ़िए, अगर घर में एसी है तो अलग बात है, अगर घर में एसी नहीं है तो लाइब्रेरी में आप लोग जब भी जाते होंगे और वहां पर बैठकर पढ़ते होंगे तो पसीना आना, बाकी शरीर के अंदर में ईचिंग होना, वो सारी चीजें एकदम साइड में हो जाएंगी और आप लोग पर्टिकुलर अपनी पढ़ाई के ऊपर में फोकस कर पाओगे। तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। और ये चीजें सिंगापुर के अंदर में बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट डाला जब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर में एसी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां पर लोगों की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ी बहुत ही लार्ज स्केल पर। ये एक ऐसी चीज है जिसने एक तरीके से सिंगापुर को काफी आगे बढ़ाने में यहां पर हेल्प करी। अब कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूंगा, इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन के बारे में आप लोगों से पूछी जा सकती है। आप लोगों को याद होगा, अगर क्वेश्चन उठाकर आप लोगों ने देखे होंगे, रिसेंटली अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था वियतनाम के बारे में। तो आगे चलकर अगर सिंगापुर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होगी, जब वियतनाम के बारे में पूछ लिया गया था तो, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा, इंडिया यानी कि हमारा देश पहला देश था जिसने सिंगापुर की आजादी के बाद में, सिंगापुर भी आजाद अगस्त के महीने में हुआ था, याद रखना 24 अगस्त 1965 में सिंगापुर जो है वो आजाद हुआ था। तो सिंगापुर जैसे ही आजाद हुआ, सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर किसी देश ने सिंगापुर के साथ में स्टैब्लिश किए थे तो वो था हमारा प्यारा भारत, यानी कि हमारे देश के द्वारा यहाँ पर सिंगापुर के साथ में ये रिलेशन स्टैब्लिश किए गए थे। सिंगापुर के जो ये पहले इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हुए सिंगापुर के, उनका नाम था गो चुक टोंग, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखने के लिए GCT से याद रख लेना। गो चुक टोंग जो है उनको हमारे देश के द्वारा 2004 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितने इंपॉर्टेंट हमारे कनेक्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी सिंगापुर के बारे में कि सिंगापुर के अंदर भी दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। रीजन हमारे देश के लोग, जी हाँ, आज की डेट में सिंगापुर की मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन 100 लोग हैं, ठीक है। इसमें से कम 10 लोग जो हैं वो इंडियन हैं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि यानी कि लगभग 9% के करीब इंडियन पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन इनकी लगभग 40 लाख के करीब है। ये अर्थ इस 40 लाख में से लगभग 3.5 से 4 लाख के करीब जो है वो इंडियन लोग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं।
तो ये बहुत ही बड़ा पोर्शन आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से जो तमिल लैंग्वेज है वो यहाँ पर सिंगापुर के अंदर में 4th ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि दूसरी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं बेसिकली एक तरीके से देखने को मिलती है। आप लोग जानकर हैरान होंगे, हमारे देश में हम लोग बात करते हैं ढंग से, चीज़ों को लेकर नहीं चलते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लैंग्वेज के नाम पर लड़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर स्कूल में हिंदी, गुजराती, उर्दू, बंगाली, पंजाबी सिंगापुर के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ये चीज़ हैरान करने वाली नहीं है कि हम लोग आज की डेट में अपने देश में अपनी ही लैंग्वेज को प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा पाते हैं। कई बार कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं और बाहर इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे देश की लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। तो ये थोड़ा सा तो सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार इसके ऊपर हम लोग को भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इसी के साथ में अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करेंगे सिंगापुर के बारे में, तो बायलैटरल ट्रेड काफी अच्छे हैं। 12.4 मिलियन अगर बात करें, पहले 1980 के एयर फेयर में हुआ करता था, पर लेकिन अब ये बढ़कर बहुत ही ह्यूज हो चुका है। 12.4 मिलियन से ये 2.18 बिलियन पर जा चुके हैं। और ये सारी बात मैं डॉलर में कर रहा हूं, ठीक है, समझ जाना आप लोग। ये तो थोड़ा सा और ही पुराना डेटा है, अभी लेटेस्ट तो और भी ज्यादा यहां पर बढ़ गया है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट पार्टनर है आसियान कंट्री के साथ में, और उसमें सिंगापुर का बहुत बड़ा रोल है। सिंगापुर ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी आसियान कंट्री हैं उनमें सिंगापुर के साथ में सबसे ज्यादा हमारे ट्रेडिंग रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एफडीआई के मामले में हमारे देश के अंदर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, उसमें आप लोग ध्यान देखिएगा, सिंगापुर वो लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का हमारे देश में। 2013-14 में तो इसने खिताब जीत लिया था, ठीक है। इसी के साथ में इसने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया था। देखिए मॉरिशस को पीछे छोड़कर सिंगापुर जो है पहली नंबर पर आ गया था। अबाउट 25% एफडीआई देश के अंदर में ही से फ्लो हो रही थी, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में आउटवर्ड इंडियन एफडीआई सिंगापुर में भी इंक्रीज हुई है, हालांकि ये ज्यादा नहीं है, ये लगभग 33.76 के करीब आप लोगों को देखने, जो पहले कंपेयर में अगर देखोगे तो हमारे देश में ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अगर एग्रीमेंट के बारे में बात करें, उसमें भी काफी लार्ज स्केल पर सिंगापुर का बड़ा रोल है। और सिंगापुर जो है वो लार्जेस्ट एयर कनेक्टिविटी है इंडिया की अगर बात करें, विद 9 एयरलाइंस, लगभग 332 वीकली फ्लाइट है सिंगापुर के लिए। तो अगर सिंगापुर आप लोग जाना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान रास्ता है सिंगापुर जाने का, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों के निकल कर आते हैं। और इसी के साथ में डिफेंस में भी ऐसा नहीं कि यहीं पर ही है, डिफेंस के मामले में बहुत अच्छा आप लोगों को सिंगापुर के साथ में हमारा रिलेशन नजर आएगा। दोनों कंट्री शेयर करती हैं कॉमन कंसर्न, और वो है रीजनल स्टेबिलिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। और सबसे बड़ा जो है नहीं नाक में दम करने वाला देश है चाइना, तो चाइना यहां पर खतरनाक रोल प्ले करता है। 2003 में डिफेंस कोऑपरेशन हुआ, 2015 में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ले गए इसको बढ़ाकर, यानी कि और अच्छे रिलेशन एक दूसरे के साथ में बना लिए। और नेवल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी 2017 में हमारा तैयार हो गया। आप लोगों ने अक्सर डिफेंस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन पूछे आते हैं। सीडीएस का अभी रिसेंटली एग्जाम में कई सारे बच्चे जो हैं वो देकर आए थे, उन्होंने बताया सर काफी अच्छा पेपर हुआ, कई सारे मेल भी आ रखे थे अभी। तो इसी तरीके से देखो आप लोग फील करोगे जैसे पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पर, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप लोग को देखने को मिलेगा। मेरा काम है करंट अफेयर पढ़ाना। अब आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर वहां पर करंट अफेयर पूछा आता है तो आप लोग ये समझो कि वो आप लोग के लिए काम का है। तो इसलिए आप लोग चीजों को समझ के चला करो ढंग से, ऐसा नहीं कि बस ऐसे एक तरीके से कि यार ये तो इसके लिए हो गया, वो तो उसके लिए हो गया। मैंने आप लोगों को पहले बोला है, आप लोग एक बार पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको कवर कर लो, इसके बाद में किसी एग्जाम के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट कवर हो गए ना आप लोग के ढंग से, फिर कोई भी एग्जाम में बैठोगे आप लोग उसको फोड़ डालोगे। तो पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो ढंग से, उसके बाद में फिर 3-3, 4-4 आपके हाथ में ज्वाइन लेटर ना आ गए तो बता देना। एक बार पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर तो करो, अपने हाथ में पकड़ो तो सही उनको, फिर देखो क्या मजा आता है। तो यहां पर अगर बात करें नेवी की है यहां पर सिम्बेक्स एक्सरसाइज, एयरफोर्स की यहां पर सिमडेक्स एक्सरसाइज, और आर्मी की यहां पर ब्लड कुरुक्षेत्रा। तो ये 3 एक्सरसाइज अगर मैच करने के लिए भी आ जाती है तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन है, 28th एडिशन
जो यहाँ पर डीएसटी और सीआईआई जो इंडिया और सिंगापुर के जो टेक्नोलॉजी का रिलेशन देखने को मिले थे 2022 में फरवरी में यहाँ पर भी इसका 28th एडिशन देखने को मिला। यानी कि अब तक हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो लंबे समय से। क्यों? क्योंकि 28th एडिशन कोई आसान बात नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लंबे समय से एक दूसरे के साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो तभी तो इतना लंबा एडिशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि 28वां संस्करण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात होती है यार, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर ढंग से मिलकर काम करना। और इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। इसलिए यहाँ पर आप इसी के साथ में हमारे ही देश का ये है बेसिकली सीआईआई, जिसको बोलते हैं आप लोग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इन्होंने मिलकर यहाँ पर सिंगापुर के साथ में सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट के साथ में यहाँ पर काम किया अच्छे से। इसरो ने सिंगापुर का फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट जो माइक्रो सैटेलाइट था 2011 में हमारी इसरो ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया। आसियान इंडियन प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आप लोगों को याद है, सिंगापुर में हुआ था 6 से 7 जनवरी को 2018 में। तो सिंगापुर कितनी इंपॉर्टेंट कंट्री है, मैं यहां पर पूरे आर्टिकल में आप लोगों को वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जो भी देश हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है वो देश एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आप लोग यहां से अंदाजा लगा लीजिए। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए किसी भी इस तरीके से, तो आप लोग उसके बारे में एटलीस्ट आइडिया रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा आप लोग यहां पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, बढ़ क्या जाते हैं आप लोगों में बता ही देता हूं, आप लोग खुद ही देख लो। उन्हें कहते हैं कि अपनी आंखों से खुद ही देख लो। 2014 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया किसके बारे में, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, कि साउथ ईस्ट एशिया के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को लगाना है कि फॉलोइंग सिटी साउथ ईस्ट एशिया एज ए वन, ये प्रीसेट साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ अगर आप लोग जाओगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैं बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो बैंकॉक हो गया, हनोई हो गया, जकार्ता हो गया और सिंगापुर हो गया। आप लोग बोलोगे सर ये सिटी कैसे बोल दिया इसने, सिंगापुर तो कंट्री है। सिंगापुर की कैपिटल भी आप लोगों को सिंगापुर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। तो इसको देखता हूं कौन मैप में यहां पर लगाता है, अच्छे से लगाइए जरा। दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ए आंसर है इसका, तमिल लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, तो ये डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग यहां पर एक विद रेफरेंस टू, अगर बात करें हम लोग अर्लियर विद रेफरेंस टू इंडिया और सिंगापुर के मामले में, तो रिलेशनशिप के मामले में अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक ये पार्टनरशिप और नेवल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन अर्लियर विद रेफरेंस टू द इंडिया और सिंगापुर रिलेशन, ये आप लोग को बताना है। यानी कि सबसे पहले कौन देखने को मिला ये आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं आंसर सही कौन देता है। यहां पर अगर आप लोग आंसर चाहते हैं, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, डिटेल में यहां पर देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है। यहां पर सारे आंसर सबसे ऊपर यहां पर ये, इसके बाद में यहां, ठीक है। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। सी का मतलब क्या है, अगर यहां पर मैं बताऊं आप लोगों को, सी का मतलब तीसरा हो गया जकार्ता सबसे, ठीक है। फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सिंगापुर, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बैंकॉक, और फिर देखने को मिलेगा यहां पर नंबर 2 हनोई, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको मैं बेस्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बाकी तमिल मैंने आप लोगों को बताई दी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसका भी आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, इसका आंसर है बी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कौन कौन सी किस किस तरीके से चली। तो सबसे पहले डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2003 में यहां पर देखने को मिला था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर बी हो गया, ओके। तो टॉपिक को तैयार करने का तरीका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कंफ्यूजन है, समझ में आया कि नहीं है बताइए। और इसके बारे में सारी चीजें जो है, जो भी नोट्स हैं वो पीपीटी में आप लोग को मिल जाएंगे आसानी से, उनको हिंदी और इंग्लिश में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी, और आप लोग यहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से भी, दोनों जगह आप लोगों को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, आज आप लोगों को सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी पिछले 4 महीने की भी, तो जाकर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना आसानी से, ठीक है। तो सारी की सारी इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएंगी, किसी को कोई टेंशन अब देखने को नहीं मिलेगी, ओके। कल मेरी टीचर से बात हो रही थी, तो वो बोले थे कि सर एक आंसर राइटिंग ग्रुप में एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, यानी कि आज एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ में किया जाएगा। कल जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में, ये 2018 में यूपीएससी में मेन से पूछा गया था, ठीक है। आज फिर एक क्वेश्चन दिया जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में ही, और दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट लिखना है, और दोनों का आंसर जो है वो आप लोगों को अलग लिखना है। उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और वो जब क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे, फिर उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, देखता हूं आप में से कौन कौन आंसर देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है काफी बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसमें,
लगभग 115 ने तो यहाँ पे, और यहाँ पर लगभग मतलब 200-250 बच्चों ने काफ़ी शानदार तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। पर लेकिन यार आप लोग इतने सारे बच्चे हो, फिर भी यहाँ पर अभी बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, मतलब ज्वाइन करके भी आंसर नहीं दे रहे हो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो जो क्वेश्चन आ जाएगा उसमें से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अगर यूपीएससी में वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे आंसर दोगे, उसका डेमो आंसर, जब उसका मॉडल आंसर आप लोगों को मिलेगा तब पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। तो बेसिक से अगर आप लोग चीज़ों को सच्ची में अगर दिल से अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो बेसिक से सीखिए, बिल्कुल बेसिक से कहते हैं, बिल्कुल पकड़ पकड़ कर उंगली पकड़ने वाली बात हो गई बिल्कुल। दोस्तों ये आर्टिकल काफी शानदार अपने आप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। टॉपिक तो ऐसा है जो कि कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, पर लेकिन इसके अंदर में नए चेंजेस लेकर आए गए हैं। ये क्या है, बात करेंगे FATF के बारे में। FATF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से आप लोग जानते हैं। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको बेसिकली अभी जिसके द्वारा करप्शन को टैकल करने के लिए, यानी कि जो भी सोसाइटी में जो करप्शन देखने को मिलता है उसको खत्म करने के लिए कंट्री के बीच में अभी बाइंडिंग रूल लेकर आ रहे हैं। बाइंडिंग रूल का मतलब क्या होता है कि अब ये मानने ही मानने पड़ेंगे जो इसके मेंबर हैं उनको। इसमें इकोनॉमिक फ्यूजिटिव के बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक फ्यूजिटिव जो वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे देश के लिए, तो क्योंकि हमारे देश में से मालिया टाइप के भगोड़े देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो FEOM एक FEOA करके हम लोग एक कानून भी लेकर आए थे, जिसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ओफेंडर एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। 2018 में एक कानून भी हम लोग लेकर आए थे, अगर आप लोगों को यहां पर इसके बारे में याद हो। फ्यूजिटिव बेसिकली वर्ड जो है ये यूज किया जाता है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि हाई वॉल्यूम इकोनॉमिक फ्रॉड करके भागा है, यानी कि इतना पैसा लेकर भाग गया जितने तो कई देश को लोन तक नहीं मिलते हैं जितना वो अकेला लेकर भाग गया। कोई 5,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 17,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, ऐसे लेकर भाग गया। 1,000 करोड़ की बात की जा रही है। एक कौन बनेगा करोड़पति 100 आता है हमारे देश के अंदर में। कोई इंसान 1 करोड़ अगर समाज में जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और यहां पर 1,000 करोड़ जो है वो लेकर भाग गया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कैसी यहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत ही खतरनाक लेवल के फ्रॉड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कानून 2018 में लेकर आया गया, और यहां पर ये कंट्री भी छोड़कर भागे। जो कंट्री छोड़कर भाग जाए उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड करना, मतलब कंट्री छोड़कर भाग गया पैसा लेके, पैसा कानून से सजा बचने के लिए। अब ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यहां पर अभी जद्दोजहद की है, और वो यहां पर इस चीज को कंट्रोल करना चाहती है शानदार तरीके से। तो उसके लिए बाइंडिंग काम लेकर आए कि ताकि चीजें लोगों के ऊपर बाइंडिंग की जा सके। तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत ही तसल्ली में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिससे कि चीजें एक एक कर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आप लोगों का ये हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या है, क्यों ये बनाया गया, इसके बारे में भी हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। ये एक ऐसा एक बॉडी है जिसको आप लोग इंटरनेशनल वॉच डॉग बोल सकते हो। वॉच डॉग मतलब एक तरीके से किसी चीज पर नजर रखने वाला। और ये किस पर नजर रखता है, ये 2 चीजों पर काफी तकड़ी नजर रखता है। उसमें से 2 चीजों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इसने पहले फोकस किया था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब, पेन दूसरा उठा लेते हैं। सबसे पहले इसने फोकस किया था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सिस्टम में लेकर आना। इसको मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली कहा जाता है, यानी कि करप्शन से कमाना पैसा, यानी कि मेहनत से न कमाया हुआ पैसा उसको सिस्टम में लेकर आना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा, जब इनको लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग तो चलो सही है, इसके बाद में फिर यूएसए में एक बिल्डिंग थी जिसमें ओसामा बिन लादेन ने उसके बीच में से हवाई जहाज निकाल दिया, और वहां पर फिर जो है उनको लगने लगा कि यार एक टेररिस्ट ग्रुप इतना पैसा कहां से लेकर आया कि उसने हवाई जहाज खरीद लिया, और उस हवाई जहाज में बैठाकर उसने बेसिकली एक पर्टिकुलर देश की बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल दिया। तो ये बहुत ही बड़ी गुस्ताखी हो गई। अब इतना पैसा इसके पास में पहुंचा कैसे, तो यहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप जो है हवाई जहाज खरीद पा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कितना पैसा होगा उसके पास में। तो इसी के लिए इन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि टेररिज्म के लिए जो फाइनेंस करता है, आतंकवाद के लिए जो फाइनेंस करता है, ये भी आगे चलकर इसमें ऐड कर दिया। तो फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो 2 मुद्दों पर काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये स्टैब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। G7 कंट्रीज में टोटल कितने देश हैं, 7 हैं, ये तो समझ में आ गया। एशिया से इसमें कितने देश आते हैं आप लोगों को ये बताना है, यानी कि एशियन कितनी कंट्री हैं उनके नाम भी आप लोगों को लिखने हैं। इसको बनाया गया था 1989 में, ठीक है। तो यहां पर 1989 में इसको बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पेरिस यानी कि फ्रांस में देखने को मिलेगा, ठीक है। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान,
सबसे प्यारा इस दुनिया में अपना हिंदुस्तान, है कि नहीं? अपने देश जैसा तो कुछ है ही नहीं है। खैर वो तो बोलने वाली बात ही नहीं, उसके बारे में तो क्या नहीं है हमारे देश में। हर एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, बस थोड़े से हम सुधर जाएं। हम सुधर जाए तो फिर सब कुछ सुधर जाए। हम जो हरकतें करते हैं अपने देश से उतने प्यार नहीं करते जितना होना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा किस तरीके से उसको सुधारना है। इसके अंदर में टोटल मिलाकर 39 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है? 39 मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है, ये याद रखिएगा। इंडोनेशिया ओनली ऑब्जर्वर के तौर पर अभी यहां पर है, ठीक है? तो हो सकता है जो ऑब्जर्वर होता है वो जल्दी मेंबर भी बन जाए। जैसे आप लोगों को पता है ब्रिक में अभी नए 6 मेंबर जुड़े हैं, ठीक है? उसमें सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है? अब बाकी के 2 के नाम आप लोग बता दो, सारे मेरे से ही पूछोगे। हैं? मंथली वीडियो में भी मैंने डिस्कस की थी सारी चीजें आप लोगों से। तो बताइए, देखता हूं कौन कौन यहां पर इसको आंसर दे पाता है। ऑब्जर्वर स्टेटस 2006 से मिला बेसिकली यहां पर, ठीक है? हमारे देश को ऑब्जर्वर स्टेटस 2006 में मिला था और फिर आगे चलकर 2010 में हम लोग फुल टाइम मेंबर बन गए थे इसके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये रिकमेंडेशन देती है कैसे चीजों को सेट करना है। इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो यहाँ पर मीट करती है थ्राइस ए ईयर, यानी कि एक साल में 3 बार मिलती है। टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है। आप लोग को याद होगा पाकिस्तान की नाक में नकेल कसी थी इसी ने। यही है वो ग्रुप जिसने पाकिस्तान को जो है वो जीना हराम किया था, उसको ग्रे लिस्ट में डालकर। इसकी 2 लिस्ट होती है, उनके नाम भी आप लोगों को पता होंगे, नहीं पता होता तो अभी बता दिया जाएगा। एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक, यानी कि ग्रे होता है ना थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का, जैसे स्लेट वगैरह होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ग्रे लिस्ट होती है, तो ग्रे लिस्ट में यहाँ पर इसको डाल दिया जाता है किसी कंट्री को चेतावनी देने के लिए कि सुधर जाओ वरना तुम्हारे पर कतर दिए जाएंगे। पर कैसे कतरे जाएंगे वो भी बताएंगे। दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो होती है इसका मतलब तो हो गया कि पर कतर दिए गए हैं, ठीक है? यानी ये पंख काट दिए गए हैं। क्या किसी देश के कटे हुए हैं? जी हाँ कटे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के कटे हुए हैं, फिलहाल म्यांमार के कटे हुए हैं और ईरान के कटे हुए हैं। ये 3 देश ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। इसीलिए ईरान जो है वो किसकी, चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसको लगा कि G7 कंट्री तो यार एक ग्रुप है जो कि अपनी दादागिरी चला रहा है, अभी चाइना ही है जो यहां पर सपोर्ट कर सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जुडिक्शन अगर बात करें तो इंक्रीज करना, मॉनिटर करना कि हाँ भाई साहब इसके ऊपर नजर रखो, ये कुछ हरकतें ना कर दें। और इसमें करेंटली 22 कंट्री हैं, एक ना आधी, इसमें 22 कंट्री हैं। जिसको भी लगता है कि बदतमीजी कर रहा है, पराकाष्ठा से पार जा रहा है, तो उसके ऊपर ये काम किया जाता है। ब्लैक लिस्ट में 3 कंट्री है, इसमें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। खासकर उनको रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और काउंटर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए काम करते हैं। जैसा मैंने बताया 2 मुद्दों पर काम करते हैं, तो 2 मुद्दों में से अगर लग गया कि इसने ये दोनों ही काम शानदार तरीके से कर रखे हैं तो उसको ये ब्लैक लिस्ट में उठाकर फेंक देते हैं, और जो उस तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर इसमें डाल दिया है? तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए काफी रहते हैं। जैसे कि इसके अंदर में अगर डाल दिया जाता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि दुनिया में बहुत पैसा बांटता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एशिया का डेवलपमेंट बैंक है कहने के लिए, पर लेकिन ये एशिया का नहीं अकेला, और यूरोपियन यूनियन ये उसको पैसे देने से बाइकआउट कर देते हैं, ठीक है? कैपिटल इनफ्लो देश के अंदर में आएगा नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में आएगा नहीं, किसी भी तरीका FII भी यहां पर आप लोगों को देश के अंदर में नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बॉडी जो है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बिल्कुल बंद कर देती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, फिर आप लोग समझ जाइए क्या होगा। उस देश की खस्ता हालत होनी एक तरीके से लाजमी है, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है? इसके आज की डेट में हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है। पहले हेड कौन थे इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले हेड थे यहां पर, ये थे बेसिकली मार्कस प्लेयर। फिलहाल अभी इसके हेड जो हैं वो चेंज हो गए हैं, उनका नाम आप लोग बताइए, देखता हूं कौन यहां पर इसके बारे में बताता है। 2011 में जब यहां पर टेररिस्ट 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टार्ट की गई, स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था ओनली, तब ये काम करते थे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ठीक है? तो जैसे पूछ लिया जाता है ना, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्रिक के बारे में बात की जाती है, तो पूछ लिया जाता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब ऐड हुआ था। तो याद है ना कब ऐड हुआ था? साउथ अफ्रीका ब्रिक में 2010 में ऐड हुआ था। चलिए ये बताइए ये मीटिंग कहां पर हुई थी? सर फंसा देते हो, बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हो। सोने नहीं देंगे तुझे, सोने तुझे देंगे नहीं। चाहे कितनी नींद आ ले हम न तुझको सोने देने वाले, तुझको ऐसे ही जगाते रहेंगे हम। एक बच्चा कह रहा है सर कई बार ना ऐसा लगता है लोरी सुना रहे हो नींद आने लगती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे अभी नींद करने का उतारते हैं। कह रहा फिर क्वेश्चन पूछ लेते हो फिर नींद उतर जाती है। गजब।
जो शब्द मैंने आप लोगों से यूज किया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो ये चेहरे हैं आप लोगों के सामने, नामचीन चेहरे, इनके नाम आप लोग लिखे नीचे कमेंट बॉक्स में, देखता हूं इनमें से कितनों के नाम आप लोगों को यहाँ पर याद है। ये इतना पैसा लेकर भागे, किसी देश को अगर दे दिया जाए तो वो देश हमारा गुलाम बन जाए। कई सालों तक इतना पैसा लेकर ये भाग गए हमारे देश से, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी कि देश से पैसा निकाल कर भाग गए हैं, इसीलिए इनके लिए कानून लेकर आए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में। तो ये इन्हीं के लिए लेकर आया गया था ताकि ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। इसकी खासियत क्या है इस कानून की? बड़ी अच्छी अच्छी खासियत है। जो इंसान ऐसी हरकतें करेगा उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। उस प्रॉपर्टी को जब्त करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी मालिक होगी। स्पेशल कोर्ट रखा जाएगा हियरिंग के लिए। प्रॉपर्टी जो है वो चाहे इंडिया के अंदर में हो चाहे बाहर में हो, सारी यहाँ पर बेनामी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डालकर क्रिमिनल का टैग लगाकर अपने कंट्रोल में ले ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर बार किया जाएगा ऐसे इंसान को कि किसी भी तरीके से डिफेंस की कैटेगरी में उसको न रखा जाए। उसको भाई साहब उठा के बेसिकली कटघरे में डालकर उसके पहले उसको निचोड़ लिया जाए। जितने पैसे लेकर भागा है टैक्स पेयर की मनी वो निकाली जाए। बहुत सारे बैंक बर्बाद कर दिए इन लोगों ने, ये समझ सकते हैं आप लोग। बेसिक जो स्तंभ है इसके लिए जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, सबसे पहले तो रिकवर करना जिनका पैसा लेकर भागे। दूसरा डिटरेंस क्रिएट करना ताकि आगे से कोई ऐसी हरकतें न कर सके। इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन करना, क्योंकि कई सारे देश जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारे देश में कानून लेकर आया गया कि अब कानून के हिसाब से काम करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बना के रखना, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो फिर लोगों का सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर चीजें जो है वो खतरनाक लेवल पर चली जाती हैं। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। कई सारे लोगों को इसकी कई सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी भी कोर्ट के अंदर में उनको, खासकर सिविल कोर्ट के अंदर में यहाँ पर उनको डिफेंस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो वोलेट करता है आर्टिकल 21 का, ये बातें की जाती है। मतलब सच्ची ऐसे इंसानों के लिए भी ऐसी बातें सोचनी चाहिए। तो राइट टू लाइफ जो है उनको भी है, इंसान है तो उनको भी मिलना चाहिए, मानना ही है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोलेगी, सारी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऐठन में लगा लेती है। वो नहीं कहेगी अपने झोले में डाल दिया, उसके बारे में कुछ सोचती नहीं है कि जो लोग यहाँ पर जिनका पैसा लेकर भागे उनमें किस तरीके से उसको स्प्लिट किया जाएगा, वो रेवेन्यू कैसे जाएगा, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना झोला भरने में लग जाती है, ये बोला जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर सर्च वारंट होता है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आओ बस उठाकर ले जाओ, सारी चीजें नॉर्मल जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में देखने को मिलता है वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ में वेरियस रेगुलेशन है जो हमारे देश के अंदर में दे रखे हैं, उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है। इन्हें कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है जो हमारे कानून के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें दूर की जाती हैं। तो इसलिए इसका कई बार क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। क्रिटिसिज्म बेसिकली आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोग लिखने जाते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके लिए भी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने एशियन कंट्री को ब्लैकलिस्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी एशियन कंट्री है? यहाँ पर वो श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर नेपाल, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है इसका। कौन सी एशियन कंट्री रिसेंटली अभी ब्लैक लिस्ट हुई है? आगे एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बनाया गया था 1989 में और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है इसका। सेक्रेटरीट आप लोगों को जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करना है, मेजर करना है, सही तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सिस्टम को लेकर चलना है। करेक्ट आंसर क्या है? ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, ऑल थ्री। सही आंसर क्या है? ABCFD, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहले का तो आंसर पता चली गया होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि म्यांमार को इसके अंदर में डाला गया है। ठीक है, तो म्यांमार अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आया। इसी के साथ में अगर बात करें, इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को ओनली वन देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बोला था ना बाद में ऐड हुआ है हमारा देश। तो यहां पर पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो फुल टाइम मेंबर बाद में बने 2010 में, ज्यादा पुराने नहीं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग को तो ज्वाइन करना पड़ गया पाकिस्तान की हरकतों को देखकर, वरना हमारा तो मूड नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान की वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजियाना कतई नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या क्या देखा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सारी बातें आप लोगों को बता दी। कौन कौन सी लिस्ट ये जारी करते हैं, उसके अंदर में क्या क्या कंडीशन है ये बता दिया आप लोगों को।
कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में वो भी आप लोगों को बता दी, लिस्ट के बारे में, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है उसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, एक कानून भी अपने देश का कवर कर दिया, किस किस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं और क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं बेसिकली, और कैसे कैसे इसके क्रिटिसिज्म होते हैं वो भी बातें हम लोगों ने देख ली, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। इसको कहते हैं टॉपिक को सही से तैयार करना, टॉपिक को निचोड़ना। ऐसे पढ़ाई करके चलोगे तो कभी भी कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तसल्ली में चीजों को लेकर चला करो, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों कोई भी इंटरनेशनल इवेंट अगर हमारे देश में देखने को मिलता है तो इससे कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा देश जो है वो और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि और ज़्यादा लोग उसको जानते हैं और इससे देश की साख जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। अभी ऐसा ही एक इवेंट देखने को मिला गुजरात के अंदर में, इसी के नाम पर गुजरात डिक्लेरेशन इसका नाम दिया गया, यानी कि जहां पर कोई इवेंट होता है उसके नाम पर नॉर्मली दे देते हैं, कई बार तो राज्य के नाम पर या फिर सिटी के नाम पर भी दे देते हैं। अभी ये किससे रिलेटेड था, ये था यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली देखने को मिली। ग्लोबल समिट मतलब इंटरनेशनल लेवल की समिट थी और ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और ये आज से बात नहीं चल रही यहाँ पर। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से पहले बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनको गीता एक तरीके उन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तुलसी भाई का नाम उनको दिया था, आप लोगों को शायद याद भी होगा, ठीक है। तो जो तुलसी भाई का नाम यहाँ पर उनके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर ये एक तरीके से वही एक दोनों के रिलेशन दिखा रहे थे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये थी कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर मिलकर कोलैबोरेट कर कर चल सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो वो भी चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो हमारे देश के अंदर में ये इवेंट होना साफ साफ ये बताता है कि दुनिया भर में जो यहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है इस पर्टिकुलर फील्ड को, उसमें सबसे बड़े जो गदादारी भीम है वो हम हैं, मतलब हम लोग इस फील्ड में सबसे ज्यादा ज्ञाता है। अगर बात करें ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में क्या है, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे, जीएस पेपर 2 हेल्थ के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहां पर बात की जाएगी और गुजरात डिक्लेरेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्या क्या है एक एक पॉइंट यहां पर पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, रिसेंटली अभी इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर कि कैसे हम लोग को ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे लेकर चलना है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने योगा, सिद्धा, जैसे आयुर्वेदा, इन सब चीजों के बारे में बात की है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया अभी यहाँ पर अपना फर्स्ट, क्योंकि पहला हुआ तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023, जिसको गुजरात डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि कैसे हम लोग इसको अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं। इंडिजिनाइजेशन, हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास में इंडिजिनस नॉलेज है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ट्रेडिशनल और इसी के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पर हमारे पास में जो चीजें ना मेडिसिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करने वाली एक कंट्री है तो वो है हमारा देश। आज की डेट में भी हमारे कुछ दर्द हो शरीर में तो हम शाम को हल्दी का दूध जो है वो पीते हैं, शरीर के सारे दुख दर्द जो है दूर हो जाते हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो दुनिया को ये ऐसी चीज, ये ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग इसके एक तरीके से बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ये बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइज कराई गई WHO के द्वारा और हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके द्वारा मिलकर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। इसका बेसिक एम ये है कि कैसे सारे जो भी इस फील्ड में काम करने वाले हैं, जैसे मेडिसिन के प्रैक्टिशनर जो इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर जो कि कानून बनाने वाले हैं, एकेडमिक जो कि यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर और भी कोई इंसान जो कि यहाँ पर आता है और बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर कर इसमें कोई इनोवेट कर कर कैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को हेल्थ के फील्ड में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फील्ड में ढंग से लेकर चल सकते हैं। मतलब सीधा सीधा मतलब ये कि इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो लोगों को पहुंचाया जाए, इसका बेसिक पर्पज यहां पर ये देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर ट्रेडिशनल और जो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी बोला जाता है कई बार। रीजन क्या है, आज की डेट में हर एक इंसान जो है वो जो सिस्टम फॉलो करता है, एलोपैथिक सिस्टम जो आप लोग आज के डेट में फॉलो करते हो, या फिर कई सारे लोग जो है होम्योपैथिक सिस्टम भी फॉलो करते हो, तो ये एक और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हो गया कि वो तो आप लोग फॉलो कर ही रहे हो। ये एक और ऐसा सिस्टम मेडिसिन का सामने आएगा जिसका और फायदा यहां पर हेल्थ के लिए लिया जा सकता है, खासकर मॉडर्न मेडिकल नॉलेज के साथ में इसको आगे लेकर बढ़ा जा सकता है। अबाउट 40% टुडे जो मेडिसिन है वो नेचुरल ओरिजिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहने के लिए उन पर ठप्पा लगा देते हैं कि एलोपैथिक है, पर लेकिन नेचुरल एक्सट्रैक्ट कई सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं,
जिसमें एस्प्रिन आप लोग देखते हैं, ये दवाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसी दवाई है जो कि कई बार फ्रीक्वेंटली आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है। ठीक है, बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जैसे हल्दी मैंने बोल दिया, तो हल्दी क्या है, हल्दी एक तरीका एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो कि कहां से निकाला जा रहा है, जो कि एक तरीके से डायरेक्टली नेचुरल तरीके से हमारे पास में आ रहा है। तो इसलिए ये बात आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि बेसिक चीजें जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, उसको लेकर थोड़ा सा आप लोग माइंड में रखिएगा, तो इसको लेकर कोई भी आप लोग के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में एक और दवाई का नाम दिया गया है यहाँ पर, ये है आर्टेमिसिनिन। ठीक है, तो आर्टेमिसिनिन जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर एक और। करंटली 170 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इन्फॉर्म किया डब्ल्यूएचओ को कि यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन का, और बस यहाँ पर उनके पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज तो करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, पर लेकिन उसके लिए कोई एविडेंस, प्रॉपर डेटा हो हमारे पास में, कोर्स इफेक्टिव बनाया जाए और उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी आए। आप लोगों को जिसे बोला जाए, मैं बोलूं कि आप लोग करंट अफेयर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको आंख बंद कर कर आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये बोलने के पीछे अगर मैं बोलूं कि सब बोले हुए कैसे, किस बेस पर आपने ये बोल दिया, मैंने इस बेस पर बोल दिया कि मैं यहां पर 2016 से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, यानी कि 7 साल हो गए करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते, और उसके बीच में बहुत सारे सिलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि दुनिया भर के सिलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर जाकर आप लोग सर्च करोगे कम्युनिटी टैग में या फिर जो भी यहाँ पर हमारे बेसिकली एसएलवी फैमिली मेंबर से, हर एक एग्जाम में, यूपीएससी से लेके बड़े से छोटे से छोटे हर एक एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और मैं तो ये बोलता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एसएलवी फैमिली मेंबर आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीका, एक एविडेंस हो गया कि हाँ हमने इस पर्टिकुलर फील्ड में एक अच्छे से काम किया है, तो मैं इसलिए बोल सकता हूं कि हाँ करंट अफेयर के लिए आप लोग रिलाई कर सकते हो। तो ये ट्रस्ट क्रिएट करने वाली बात होगी। ठीक है, किस चीज पर आप लोग ट्रस्ट कैसे करते हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उसने बोल दिया कि यार वहां पर जाकर चीजें फॉलो कर लो, तो तुमको सही देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसी ट्रस्ट कब क्रिएट होगा, उस मेडिसिन के बारे में स्टडी की गई हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया हो, उसके लिए डेटा निकल कर आया हो, और उस डेटा से लोग जो है बेसिकली उस पर ट्रस्ट करेंगे, हाँ ये डेटा जो है ऑथेंटिक डेटा है, तो तब जाकर लोग जो ट्रस्ट करेंगे, उसी के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। और इसी के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन को दुनिया के सामने ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर स्टडी कर कर और अच्छे से। तो इंडिजिनस प्रैक्टिस जो की जाती है लोकल एरिया पर, जो हम लोग अपने लेवल पर करते हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, दुनिया भर की चीजें हैं, कैसे इसको और अच्छे लेवल पर, एंशिएंट प्रैक्टिस पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, लोग जो है काफी अच्छे लेवल पर बहुत सारे काम किया करते थे, जिसमें से आप लोगों को एक्यूपेंचर एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करें, हर्बल मिक्सचर के बारे में बात करें, ऐसी ऐसी चीजें थी कि लेप लगा दिया तो भाई साहब बीमारी खत्म, वो घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेदा सिद्धा इसी मुद्दे के ऊपर यहां पर काम करते हैं, और इंडिया में ये बहुत ही सालों से फॉलो किया जाने वाला एंशिएंट टाइम से प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे देश के अंदर में तो आप लोगों को बताऊं अलग अलग रीजन में अलग अलग फॉलो किया जाता था। जैसे ये क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनिएगा। सिद्धा सिस्टम जो है तमिलनाडु और केरला के अंदर में, सोवा रिगपा सिस्टम जो है ये आप लोगों को लेह और लद्दाख वाले रीजन में और हिमालयन वाले रीजन में, और इसी के साथ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता था। यानी कि सबने अपनी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल पर काम किया, यानी कि लोकल एरिया में जो चीजें पाई जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको कैसे मेडिसिनल पर्पज से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये यहां से निकल कर आता है। तो यानी कि हमारे पास में आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कई सारे लोग कहते हैं कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, कई सारे लोग कहते हैं कि सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे शानदार इसका मैं बताऊं कि डिसीजन कैसे लेना है आप लोगों को। अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर साउथ इंडिया में रहते हैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि जब सर्दियों में यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है उस टाइम पर कोकोनट ऑयल जो है वो कंप्लीटली जम जाता है, तो बॉडी में वो चीजें ज्यादा अडेप्ट हो पाती हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली पैदा हो रही है। तो इसलिए बाहर से कई बार फल लेकर आते हैं, ये फल खा लेते हैं, यार ये फल बहुत अच्छे होंगे, नहीं, जो फल आपके लोकल एरिया में उगाए जाते हैं वो फल आप लोगों की बॉडी को सबसे ज्यादा सूट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की बॉडी उसी एरिया में बड़ी है, उसी एरिया में पैदा हुए, उसी एरिया में आप लोग बड़े हुए हो, तो नेचुरली अडेप्ट करना उस चीज को आप लोगों की बॉडी के लिए आसान रहता है। ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए नेचुरली जो लोकली अवेलेबल जो फूड है आप लोग के, उनको खाना कोशिश करो, वो ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों के लिए रहेंगे, उनको पचाना भी आसान रहेगा, क्योंकि उसी टेम्परेचर, उसी एरिया, उसी इन्वायरमेंट में वो बड़े हैं जिस एरिया में आप लोग हो। ठीक है, अगर बात करें यहां पर जैसे आप लोग बिहार के अंदर में लीची फेमस है, इनके जीआई टैग भी इनको दिए जाते हैं इसलिए। ठीक है, 2020-22 के अंदर में यहां पर डब्ल्यूएचओ के द्वारा बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कि ग्लोबल सेंटर बनाते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन का जामनगर गुजरात के अंदर में, और यहां पर इसके चलते फिर काम करना स्टार्ट कर दिया गया, किस तरीके चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन को। और सिग्निफिकेंस ये रहा कि फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल जो पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पर, यह आप लोगों को निकल कर आई आउटपोस्ट, यहां पर मेडिसिन अक्रॉस द ग्लोब यहां पर देखने को मिलेगी, और हम लोग
इसमें अब फ्लैग बियरर रहेंगे, यानी कि ध्वज देख तरीके से झंडा लेकर आगे चलने वाले हम लोग यहां पर रहेंगे। दुनिया को इस पर्टिकुलर ज्ञान को दुनिया को बताते हुए हम लोग यहां पर नजर आएंगे। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि आप लोग यहां से जो एक तरीके से और ऑथेंटिक डेटा आप लोग के सामने निकल कर आता है। 88% ऑफ ऑल कंट्री एस्टिमेट करती हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है आज की डेट में भी, ठीक है। जिसमें मेडिसिन हो गया, बहुत सारी हर्बल मेडिसिन हो गई, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, योगा हो गया, इंडिजिनस थेरेपीज हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। 170 स्टेट्स हैं ये रिपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन और उनको प्रायोरिटी देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं WHO से कि इनका एविडेंस होना चाहिए कि कैसे कैसे ये स्टडी, मतलब ना इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। जब डेटा होगा तो उसको यूज करना आसान होगा। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जब डेटा नहीं है तो भ्रांति होती है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में बात करें, ठीक है, कोई ऐसा मुद्दा उठा लीजिए कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अगर कोई रीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर कहते हैं कि यार ये जो है एक तरीके से उसमें सब अपनी अपनी बातें रख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की शादी नहीं हो रखी है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं कि उनकी शादी हो रखी है, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ रखा है। कई सारे लोग जो है उनकी डिग्री पर आकर वो सवाल उठाते हैं। कई सारे लोग जो है कई सारी बातें बोलते हैं। पर एक बार खुद अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आकर अपने आप खुद अपने मुंह से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दें तो फिर किसी दूसरे इंसान को उनके बारे में फालतू बातें करने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा। यानी कि खुद उस इंसान ने अपने आप आकर एक्सप्लेन कर दिया। वरना अभी क्या है, सब अपनी अपनी कहानियां बनाकर बैठ जाते हैं। तो जब वो इंसान खुद आकर उसके बारे में बोल दे तो फिर भाई साहब एविडेंस हो गया सबके सामने। अब कोई बोलेगा तो 2 मिनट में उनकी वीडियो दिखा देंगे कि भाई साहब देखो इन्होंने खुद ने बोल रखा है कि ये है इनकी जिंदगी, ठीक है। तो यहां से चीजें क्या निकल कर आती हैं कि जिस चीज का एविडेंस है ऑलरेडी उस चीज को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, वरना सब अपनी अपनी थ्योरी निकाल कर लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए एविडेंस की सख्त जरूरत है यहां पर, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात करें तो ये इंटीग्रल रिसोर्स है हेल्थ का, आज से नहीं है, पुराने भाइयों 100 सालों से यहां पर ये चीजें चली हुई आ रही है। आप हमारे सिस्टम के अंदर तो आज भी डेट में भी आपने देखा ना कि काढ़ा बना के ला दे तो भाई साहब आधा शरीर वैसे ही ठीक हो जाता है। और ये ऐसा एरिया है जिसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर की ग्लोबल हेल्थ और वेलनेस और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसका पार्ट बनाकर और इसको और अच्छे से हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये इतना सस्ता भी यहां पर हो सकता है जो कि बहुत ही सारे लोगों तक अवेलेबल भी कराया जा सकता है आसानी से। 40% जो फार्मास्यूटिकल जो आज की डेट में जो काम कर रहे हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट निकाल कर लेकर आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इसी में यहां पर लैंडमार्क ड्रग देखने को मिलेगी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बताया, और ट्रेडिशनल मेडिसिन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए नेशनल हेल्थ सिस्टम अभी यहां पर फुल्ली रियलाइज नहीं कर पाया कितनी ताकत है इसके अंदर में, और अच्छे से हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं। इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को भी कई बार लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि अच्छा ये आयुर्वेदा का डॉक्टर है, कुछ भी नहीं करेगा, वो वाली फीलिंग आती है। पर लेकिन रियलिटी में ये गलत बात है, क्योंकि इसके ऊपर अगर ढंग से स्टडी करके, ढंग से रिसर्च करके, ढंग से डेटा निकाल कर लेकर आ जाए और उसको पब्लिश किया जाए प्रॉपर मैगजीन वगैरह में, और उसके लिए प्रोग्राम चलाए जाए, अलग अलग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव निकल कर आए और लोग इसको सपोर्ट करें, तो ये एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। मजा कैसे आएगा? मजा आएगा जब इसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि कितना अच्छे से आप लोगों ने सुना है। बताइए क्वेश्चन का क्या सही है आंसर यहाँ पर। 88% of the whole country estimate to the use traditional medicine such as herbal medicine, acupuncture, yoga, indigenous therapies, ये सारी चीजें। 40% जो फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मुलेशन होते हैं, सॉरी जो फॉर्मुलेशन होते हैं मतलब जो बनाए जाते हैं यहाँ पर, वो मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि 40% जो है जो बनाई जा रही है दवाइयाँ वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट निकालकर बनाई जा रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो पार्ट है एक ग्रोइंग ये ट्रिलियन डॉलर जो आज के दिन में जो इंडस्ट्री है उसमें, और काफी अच्छे से एकदम ब्यूटी के प्रोडक्ट में बात करें तो ये कहते हैं कि हल्दी में कुछ कुछ मिलाकर लगा लो, कहते हैं नहीं हल्दी में मलाई वाले पता नहीं क्या क्या, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी वीडियोस आती हैं सामने कि ये मिलाकर लगा लो, वो सबसे बेस्ट है। हल्दी बेसन के बाद हल्दी होता है बेसन होता है आई थिंक यार, सॉरी हल्दी होता है बेसन हल्दी नहीं होता है बेसन होता है, सॉरी हल्दी याद आ गई मुझे, बेसन होता है ना, ये हल्दी भी होता है, बताइएगा चलिए आप लोग। पता चला कुछ और लगा लिया और बोलो कि सर ने कुछ और करवा दिया। मैं कुछ भी बता रहा हूँ, डॉक्टर से कंफर्म कर लेना भाई साहब, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। चलिए तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है सिद्धा सिस्टम, ये फॉलोअर किया जाता है तमिलनाडु के अंदर में और केरला के अंदर में। सोवा रिगपा ये लेह लद्दाख के अंदर में, हिमाचल के अंदर में। सही आंसर क्या है आप लोग बताइए।
सही आंसर यहाँ पर क्या है, ये सारा का सारा आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो आंसर क्या है, आंसर है बी सी, यानी कि दोनों करेक्ट है। और हो सकता है इसमें इनकरेक्ट पूछ लेता तो फिर भाई साहब उन्हें क्या टाई थाई थैया हो जाता आप लोगों का, ठीक है। ये पूछा कुछ बता दिया कुछ, ये क्या हो गया भैया। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, टकटकी लगाकर पढ़ो, ताकि उसका आंसर जो है वो आप लोग दे पाओ। ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसा लगा टॉपिक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी रही? क्या क्या जान लिया इसके बारे में, बहुत सारी बातें जान ली। एक छोटी सी चीज और रह गई जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये सारा काम करने वाला कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां पर यह है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 यहां पर यह 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और 4th पॉइंट यहां पर यह कि इसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। और इसी के साथ में वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग भी यही यहां पर प्रस्तुत करते हैं। एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये सारा डेटा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, रीजनल ऑफिसेस के 6 हैं, एक इसका ऑफिस आप लोग को इंडिया में देखने को मिलेगा, भारत के अंदर में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बिल्कुल। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा टॉपिक यहां पर। इसके लिए कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप कि माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगर आप लोग उड़ीसा से निकल कर आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। उड़ीसा हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है उड़ीसा, और भुवनेश्वर आप लोगों को कैपिटल देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसके जीआई टैग के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जीआई टैग जो है ये एक ऐसा राइस है, राइस की वेराइटी आप लोग बोल सकते हैं, जिसको यहाँ पर कोरापुट भी यहाँ पर है, कोरापुट इंडिजिनस राइस वेराइटी, जिसका नाम है काला जीरा, ठीक है। तो कोरापुट काला जीरा भी अगर बोला जाए तो उसको लेकर आप लोग डाउट में मत आइएगा। ये आखिर क्या है इसके अंदर, मतलब क्या खासियत है यार, आप लोग इसको जीआई टैग का दर्जा देने चल दिए, कुछ तो खासियत होगी ना। खासियत बड़ी प्यारी प्यारी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो कोरापुट क्या है, ये उड़ीसा के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है। जो उड़ीसा से नहीं आता है उसको ये मैं बता दूं, ये उड़ीसा का एक काफ़ी एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें खासकर एग्रीकल्चर को भी काफ़ी फॉलो किया जाता है। और इसके अंदर में ये काला जीरा जो राइस है ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कोरापुट में काला जीरा, पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये जो राइस है इनको प्रिंस ऑफ राइस बोला जाता है। प्रिंस ऑफ राइस मतलब आप लोग इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं इसको कि चावल के राजकुमार। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि चावल कैसे नहीं, मैंगो को आप लोग बोलते हैं कि फलों का राजा, ऐसे चावल का राजकुमार इसको आप लोग बोल सकते हैं। ये बहुत ही सुगंधित यानी कि एरोमेटिक, इसमें आप लोगों को सुगंध जो है वो आती हुई नजर आएगी। जो डिस्ट्रिक्ट में जो खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, उनके द्वारा इसको काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। और आज से नहीं, हजारों साल से वो इसको यूज करते हुए आ रहे हैं और इसको कंजर्व किए हुए हैं आज तक भी। इसका कलर जो है वो आप लोगों को ब्लैक देखने को मिलेगा। जीरा यानी कि जैसे जीरा होता है, आप लोगों ने नॉर्मली जीरा देखा होगा, तो उस तरीके से है, जीरे जैसा ब्लैक आप लोगों को कलर देखने को मिलेगा। इसके अंदर में एक काफी अच्छी एरोमेटिक यानी कि एक खुशबू नजर आएगी, और टेस्ट एंड टेक्सचर भी आप लोगों को काफी ज्यादा डिफरेंट आप लोगों को इसका नजर आएगा। काला जीरा राइस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कई सारी चीजों के लिए। जैसे ये माना जाता है कि ये कंट्रोल करता है डायबिटीज को, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और इसी के साथ में इंप्रूव करता है मेमोरी को। तो यानी कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो काला जीरा राइस आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ में हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करता है। भाई साहब समझ रहे हैं आप लोग, हीमोग्लोबिन लेवल जो कि खासकर लड़कियों में काफी डाउन पाया जाता है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको भी काफी अच्छे से ये मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इसी पर्टिकुलर चावल से आप लोगों की निकल कर आती हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ और, जैसे कि शरीर के अंदर में कई बार आप लोगों को ना ऐंठन सी नजर आती है, ठीक है, पेट में कई सारी दर्द या फिर कई सारे जीवाणु रोधक क्षमता भी आप लोगों को इस पर्टिकुलर चावल के अंदर में देखने को मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें एक ही चावल के अंदर में है, तो क्या इसको जीआई टैग देना बनता है कि या नहीं बनता है। और ये ऐसा नहीं कि अकेला इसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में और भी कुछ एरिया आप लोगों को यहाँ पर लोकल एरिया जैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के ही एरिया कई सारे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक लोकेशन पर है, तो कई सारी और भी लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है।
तो अलग अलग एरिया में पाया जाता है, पर डिस्ट्रिक्ट का नाम एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा। और प्रिंस ऑफ राइस ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है और निकलकर उड़ीसा से आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ओके। तो ये वाली न्यूज आप लोग की स्टेट से रिलेटेड न्यूज थी, जो कि आप लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पे, ये है आप लोग की अवार्ड से रिलेटेड। कोई भी अवार्ड से रिलेटेड न्यूज आप लोग की आती है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं कई बार। ARS जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर PV सत्यनारायण, ठीक है, तो सत्यनारायण जो है उनको ऑनर किया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड के द्वारा। MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है 2004 में इंस्टीट्यूट किया गया। आप लोगों को बताएं MS स्वामीनाथन को हमारे देश का बेसिकली जिस तरीके से ना इंटरनेशनल लेवल पर जो पितामह ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन किसको बुलाता है बोलिए, हमारे देश में MS स्वामीनाथन को वो नाम दिया जाता है। इनके नाम पर यहाँ पर MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी है चेन्नई के अंदर में। ये बेसिकली एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में एक जाने माने नाम है, जिनके नाम पर अवार्ड तक आप लोगों को देखने को मिलता है। बायनेल आप लोगों को अवार्ड दिया जाता है यहाँ पर रिटायर्ड जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एम्प्लॉय एसोसिएशन है, और इसी के साथ में यहाँ पर ये है नुजविदु ये सीड लिमिटेड, इनके द्वारा ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया। 2 लाख कैश प्राइज इसमें दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, और साइटेशन ताम्रपत्र टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, यानी किसी भी देश के इंसान को ये अवार्ड दिया जा सकता है। इसमें देश की कोई कंडीशन नहीं है, बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसने काफी ह्यूज इंपैक्ट डाला हो एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। यानी कि दुनिया देश के अंदर में कहीं भी कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने खेती बाड़ी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके फील्ड में अगर काम किया है, मतलब सीधे सीधे बोले तो एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ ऐसा काम किया है जिससे समाज के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, उसके लिए ये अवार्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो बेसिक है इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में, और पर्सनैलिटी के बारे में तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ही है। तो यहाँ पर सत्यनारायण जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ से भी या फिर अवार्ड के पॉइंट ऑफ से भी, दोनों पॉइंट ऑफ से पूछा जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी बोल सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक साथ में इंक्लूड हो गए। तो बात की जा रही है मेघालय के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ये बेसिकली क्लीन अप किया जा रहा है टूरिस्ट हॉटस्पॉट, जिसका नाम है यहाँ पर उमियम लेक। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि उमियम लेक कहां पर है ये, तो ये आप लोगों को मेघालय के अंदर देखने को मिलेगी। ये काफी गंदी हो चुकी है, इसको साफ करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं सिस्टम लगाकर इसको इस्तेमाल कर यूज किया जा रहा है। यहाँ पर उमियम लेक का एक और नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि उमियम के साथ में आप लोगों को दूसरा नाम भी याद रखना है, उसको बोलते हैं बारा पानी लेक। तो उमियम लेक बोले या फिर बारा पानी लेक बोले, ये शिलोंग जो कैपिटल है मेघालय की, उससे लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कोई मेघालय से ऐसे फैमिली मेंबर है तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये आप लोगों को नॉर्मली जो ईस्ट खासी जो डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली हिली एरिया है, वहां पर आप लोगों को नजर आएगा। खासी जैनते आप लोगों ने सुना होगा, जो हिल है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये एक बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक आप लोगों को यहाँ पर मेघालय के अंदर में यहाँ पर देखने को मिलेगी। कृत्रिम झील जो कि लोगों के द्वारा बना दी जाती है, और लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। इसमें पानी कहाँ से आता है, सबसे बड़ी बात वो निकल कर आती है कि भाई साहब ये तो बता दो वाटर कहाँ से आता है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में आप लोगों को जो वाटर आता हुआ नजर आएगा, ये है बेसिकली उमखरक, और इसी के साथ में उमसरपी, ये इसी के साथ में यहाँ पर जो स्ट्रीम है रिवर उमरी, उसके साथ में कनेक्ट होते हैं, यहाँ से पानी मिलता है। शिलोंग के साथ में एडजेसेंट एरिया है, और काफी एडवेंचर फैसिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। उन्हें कहीं पर भी लेक होती है तो कई सारे जैसे एडवेंचर की फैसिलिटीज वहां पर लगा दी जाती हैं, तो ये उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिएगा, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को मिली जाती है। आप लोग इनको जाकर पीडीएफ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। कंफ्यूज आना नहीं है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो छुटना नहीं चाहिए, ओके। ये अब यहां से आगे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया, उससे क्वेश्चन देखता हूं किस किसने अच्छे सुने हैं। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पर MS स्वामीनाथन अवार्ड के बारे में। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बायएनियल अवार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो द्विवार्षिक अवार्ड आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओनली इंडियन सिटीजन जो है वो एलिजिबल है इसके लिए।
तो वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, बोथ या फिर नन, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है इसका। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है उमियम लेक जो है वो कहां पर लोकेटेड है, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर आसाम। इसका सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कोरापुट कालाजीरा राइस के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात की जा रही है यहां पर इस पर्टिकुलर राइस के बारे में, ठीक है। बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर उड़ीसा, कहां पर, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर यहां पर नन ऑफ द अबव, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, देखता हूं कौन बताता है। बाकी ये सी सेट का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, इसका आंसर दीजिए, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। इससे आगे बढ़ते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है यहां पर ये है आज गोविंद सागर, बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं पार्क, या फिर यहां पर बोल सकते हैं गोविंद सागर ये राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में, ठीक है। तो यहां पर ये गोविंद सागर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये जो पार्क है इसको देखो, क्या हुआ हिंदी वाला इंग्लिश में आ गया और इंग्लिश वाला हिंदी में, ठीक है। तो गोविंद सागर पशु विहार नेशनल पार्क जो है ये सेंचुरी उत्तराखंड में है। 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर, जो कि एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे और होम मिनिस्टर भी रहे 1950 के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में इनके द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर काम किया गया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैब्लिश किया जाए उसके लिए। और ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये स्नो लेपर्ड के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाया करते हैं। बाकी ये अवार्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया तो ओनली वन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंडियन सिटीजन और बाहर वाले लोगों दोनों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उमियम लेक के बारे में, यहां पर तो अभी डिटेल में तसल्ली में पढ़ाया कहां पर है, ये मेघालय के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 12 पानी भी कोई बोल दे तो भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके नाम से। तो उमियम 12 पानी एक ही बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कोरापुट कालाजीरा राइस के बारे में, तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो उड़ीसा के अंदर में आप लोग इसको कनेक्ट करके यहां पर देख सकते हैं उड़ीसा के साथ में, ठीक है। सी सेट का प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए तो आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में। और फिर से बोलूंगा सी सेट को आप लोगों को हल्के में लेकर नहीं चलना है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सी सेट से काफी डर लगता है। देखो पेपर अभी काफी डिस्टेंस पर है, तो अभी से अगर चीजों को आप लोग तसल्ली में लेकर चलोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग आसानी से सी सेट को क्लियर कर पाओगे। पर लेकिन अगर इग्नोर करके चलोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो सी सेट में इंग्लिश और मैथ दोनों अच्छे से कवर कर करके आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोगों ने देखी, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। आओ कुछ नए शब्द सीखते हैं जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होगी, पर लेकिन तभी होगी अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग या फिर अगर यूपीएससी में आंसर राइटिंग स्टेट पीसेस के अंदर आंसर राइटिंग करते हैं तो वोकैबुलरी आप लोग की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर इंग्लिश में आप लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे। पहले यहाँ पर यह परमानेंसी, इसका मतलब होता है स्थायित्व, एक तरीके से स्थायी रहना, निरंतर रहना, कॉन्टिन्यूस रहना। तो जैसे एसएलवी फैमिली जो है ये आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली चीजें करती हुई नजर आती है। इवन अभी आप लोगों की टोटल मिलाकर जो मंथली वीडियो है उसमें 41 वीडियो हो गई है। तो टोटल मिलाकर आप लोग बोल सकते हैं कि इतनी सारी वीडियो आप लोगों के सामने जिनको आप लोग शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यह एफेसमेंट, इसका मतलब है मिटाना, किसी चीज को दूर कर देना, काट कर देना, अलग कर देना, इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये है बेसिकली पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब क्या था, पछतावा करना किसी चीज को लेकर। तो किसी चीज से आप किसी इंसान से कोई गलती हो तो उसको बोलो कि एक तरीके से नहीं कहते कि आपको पछतावा कर लेना चाहिए इसके लिए कि हाँ आपने गलत किया है। तो लज्जित फील करता है ना जब कोई इंसान, तो पेनिटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग आसानी से, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे हैं जो कि आप लोग डे बाय डे की लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ढंग से देखा जाए तो। इनके ऊपर सेंटेंस जरूर फॉर्म करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अक्लूड, इसका मतलब है रोक देना, ज्यादा पश्चाताप भी मत करो यार, रुक जाओ, ऐसे कि स्टॉप कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, चीजों को रोक देना, तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पर पैलिसेड, ये है पारदर्शक, एक तरीके से बोल सकते हैं, परभाषी भी बोलते हैं, नॉर्मली पारदर्शी बोलते हैं। ट्रांसल्यूशेंट भी आप लोगों ने सुना होगा क्लियरली, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लाउडी और ओपेक इसका अपोजिट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। कौन रियलिटी में सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, दिल पर हाथ रखकर बताओ। ऐसा भी कोई है क्या सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है? ये गलत बात है अगर सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेंटेंस फॉर्म जरूर करना, क्योंकि तभी लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाओगे, ओके। कैसा लगा डिस्कशन ये तो बताइए, और रुकिए एक मिनट, ये जरूर बताना कि आज आप लोगों ने क्या क्या नया सीखा, और हर एक आर्टिकल का नाम क्या आप लोग रिकॉल कर कर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? अगर हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आर्टिकल का नाम लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने वीडियो को टकटकी लगाकर अच्छे से सुना है। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने उतने ध्यान से वीडियो नहीं सुना है जितने ध्यान से आप लोगों को सुनना चाहिए था।
तो मैं चाहता हूं कि एक बार सीरियल वाइज टाइम स्टैम्प के साथ में आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आर्टिकल किस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। इससे आप लोग की मेमोरी जो है वो शार्प होगी, क्योंकि आप लोग उस चीज को रिकॉल कर पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये आसान बात नहीं है। कर देखो, आधे को तो याद ही नहीं आने वाले, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ढंग से नहीं सुना होगा तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक आप लोग क्या देना चाहोगे? बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे, तो जरूर आंसर आप लोग लिखेगा और एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी जरूर करिएगा। और इसी के साथ में जो सरप्राइज है उसके लिए बेसिकली रेडी रहना, बहुत ही शानदार सरप्राइज रहेगा और बहुत ही प्यार से एक ऐसी चीज आप लोगों के लिए लेकर आई जा रही है जिसको आप लोग एंजॉय करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।